आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुनिए सखी सहेली कार्यक्रम। और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजू जी, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको भी मेरा नमस्कार। सभी सखियों सखाओं को मंजू द्विवेदी का सप्रेम नमस्कार। क्या हाल है? बहुत बढ़िया, एकदम मजे में। एकदम मजे में है ना। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सखियां और सखा भी मजे में होंगे। बिल्कुल। और ये जो बारिश का मौसम है ना, बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है। जरा सी असावधानी बरती कि आप बीमार पड़ जाते हैं। तो बस यहाँ पर यही कहना है कि जरा एहतियात बरतिए और बारिश में भीगने से बचिए और बाहर के खान पान से थोड़ा बचिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए। बिल्कुल। और अगर तबीयत ठीक है तो बाकी सब कुछ ठीक ही लगता है, अन्यथा सब कुछ। लेकिन ये जो बाहर के फूड की बात की ना, इसमें टीनेज के जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उनके लिए खास तौर से ये एहतियात बरतना चाहिए। क्योंकि वो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो फिर बस लगता है कि कहीं स्टॉल दिखा और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए थोड़ा सा बड़ा पाव खा लेते हैं, थोड़े भजिए पकौड़े। और ये जो बाहर का फूड है कई बार आपको नुकसानदेह हो जाता है और आप लंबी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखें। और डेंगू, मलेरिया, ये सब बीमारियां बारिश की बीमारियां हैं ही। तो बहुत सारे बच्चों का हमने सुना कि डेंगू हुआ है, मलेरिया हुआ है, और ये सब मच्छर काटने से भी होता है। तो आप इसका खास ख्याल रखें। बिल्कुल। और जहाँ तक सावधानियों की बात है तो युवा तो है ही, स्कूल या कॉलेज जाने वाले बच्चे तो है ही, लेकिन ये सारी सावधानियां बाकी लोगों के लिए भी लागू होती है। पर आज विशेष तौर पर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं के बारे में कि युवाओं की क्या जिम्मेदारियां हैं, या फिर आजकल के युवा उनमें किस तरह की आदतें हैं। जो कुछ अच्छी भी आदतें हैं, कुछ बुरी आदतें भी देखने को मिल रही है। तो किन आदतों में सुधार करने की आवश्यकता है, और आजकल या फिर किसी भी देश के युवा को कैसा होना चाहिए, ये सब मुद्दे होंगे हमारी बातों के। भाई, अपना देश युवा प्रधान देश है। और हमारे युवक तो देश के कर्णधार हैं। और चाहे वो तकनीक का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, उसमें हमारे युवा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो उनकी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो इस मुद्दे पर हम अपने श्रोताओं से भी टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, या उनके घर में जो युवा हैं किस ओर अग्रसर हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं, उनके क्या सपने हैं, उनके सपनों में आपका पूरे परिवार का क्या योगदान होता है। क्योंकि उनके सपने पूरे होते हैं तो ये सिर्फ परिवार की ही नहीं बल्कि समाज और देश की भी जिम्मेदारी बनती है, उनका भी भला होता है। तो इस मुद्दे पर जरूर लिख भेजें हमारे श्रोता। और हर घर तिरंगा, इस विषय पर हम बात करेंगे। भारतीय विरासत स्थल जंतर मंतर जो जयपुर में है, इसके बारे में हम अपने श्रोताओं को जानकारी देंगे। बड़ी दिलचस्प जानकारियां हैं जंतर मंतर के बारे में, और बड़ा देखने लायक स्थान भी है ये। क्योंकि ऐसी जगह है ना जो हमें कम ही दिखाई देती है। कि देखिए, इतनी बड़ी जगह में जाकर के हम ये देखते हैं कि उस समय जब घड़ियां नहीं हुआ करती थी तो कैसे समय देखा जाता था, और कैसे ग्रहों की गणना की जाती थी, उनकी स्थिति कैसी है, उनके बारे में जानकारी मिलती थी। तो ये बड़ी दिलचस्प जानकारियां हैं जो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। और बातें हल्की फुल्की, युवा होते बच्चे और जिम्मेदारियां। अब जिम्मेदारियां केवल युवाओं की नहीं है, जिम्मेदारियां अभिभावकों की भी है, जिम्मेदारियां हमारे जो टीचर हैं उनकी भी है, और समाज की भी जिम्मेदारियां हैं। तो सबकी कुल मिला के क्या जिम्मेदारियां हैं। जब कोई बच्चा अगर युवा हो रहा है तो उसका विकास सही तरीके से हो, तो उसमें सभी की क्या भूमिका है, तो इस बारे में भी आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। मंजू जी, एक जिम्मेदारी का एहसास और कराना है हमें आने वाली पीढ़ी को, वो है जश्न आज़ादी के बारे में जानकारी देकर। 15 अगस्त और 26 जनवरी के बारे में जो पहले तो अंतर है वो बताएं अपने छोटे बच्चों को, और 15 अगस्त क्यों मनाते हैं ये बताएं। और अभी जो हर घर तिरंगा एक अभियान के रूप में मनाया जा रहा है, इसके बारे में अपने घर वालों को, बच्चों को बताएं, युवा पीढ़ी को खासतौर से बताएं। हम देशवासियों को अपने घरों में तिरंगा लाने और आज़ादी के जश्न में इसे गर्व से फहराने का ये निमंत्रण देता है ये अभियान, हर घर तिरंगा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि हमारे सामूहिक गौरव और एकता का प्रतीक है।
हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य है प्रत्येक नागरिक के भीतर देशभक्ति की गहरी भावना को जगाना और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के महत्व के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझ विकसित करना। बिल्कुल। और इसके अलावा अपने घरों में झंडा लाकर हम सिर्फ स्वतंत्रता दिवस नहीं मना रहे, बल्कि हम राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की एक ठोस अभिव्यक्ति को अपना रहे हैं। और इसके अलावा ये अभियान प्रत्येक नागरिक के भीतर देशभक्ति की गहरी भावना को प्रज्वलित करने और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के महत्व की अधिक समझ को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। बिल्कुल सही कह रही है। और 13 से 15 अगस्त के बीच देश की आन बान और शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी लें। सेल्फी लेकर हरघरतिरंगा.com पर इसे अपलोड करें। ये अभियान आजादी के महोत्सव में एक नई ऊर्जा भर रहा है। बिल्कुल। और स्वतंत्रता दिवस से पहले आकाश में फहराते करोड़ों तिरंगे देश को महान बनाने की संयुक्त इच्छा शक्ति का प्रतीक होंगे। साथ ही तिरंगा के साथ हमारा भावनात्मक जुड़ाव है और ये हमें राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत के लिए भी प्रेरित करता है। सही बात है। तिरंगे के 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा रंग अपने आप में ही भारत की एकता, शांति और समृद्धि और विकास को दर्शाते हैं। तो अब एक गाना सुनते हैं फिर और अपने मुद्दे पर। बालक जो बोलते हैं ना, जो उसका काम करे पर उसके दिमाग में पूरा जज करे सबको। जब वो पढ़ाई कर रहे थे तभी उन्होंने तय कर लिया था कि फिल्में बनानी है। सो आई रिमेम्बर माई फर्स्ट शॉर्ट फिल्म आई डिड वाज इन माई 11th स्टैंडर्ड। ओ हेनरी का एक शॉर्ट स्टोरी था जो मैं अडैप्ट किया और वो आफ्टरनून मैं, मेरा ब्रदर, मेरे एक्टर्स बन गए और उन्होंने अपने ख्वाब पूरे किए। नॉर्मल ऐसा सिचुएशन लगता है, उसमें क्या ड्रामा हो सकता है? उसमें तुम ड्रामा खोजते हो। दैट इज योर स्टाइल, ये तू रख। सितारे ज़मीं पर और शुभ मंगल सावधान जैसी फिल्मों के निर्देशक R.S. प्रसन्ना पापा कहते थे ऐसा काम करेगा। अपनी जिंदगी की कहानी लेकर आ रहे हैं विविध भारती पर। बॉम्बे टॉकीज 16 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक शहर की याद, जहाँ से आप अवतरित हुए इस धरती पर, पहला मील का पत्थर तो वो है। उनके जीवन के कुछ अनकहे किस्से। 15-20 साल पहले पिताजी को एक दिन बताया कि पापा वो जो पूजा की अलमारी पे अखबार के नीचे जो आप लोग चेंज रखते थे, वहाँ से मैं कभी कभी पैसे चुराता आलू की टिकिया खाने के लिए। उन्होंने वो किया जो उनके मन ने कहा। तब मैं पिताजी के पास गया तो उनको बताया कि मुझे बम्बई जाना है, फिल्में बनाना चाहता हूँ। ऋषि कपूर साहब को राजी करने में वक्त नहीं लगा, उनको बहुत पसंद आई कहानी। अनुभव से समृद्ध लेखक और निर्देशक अनुभव सिन्हा। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है। बेहद चर्चित फिल्मों के चितेरे आ रहे हैं विविध भारती पर। आज के मेहमान 13 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ममता जी, देखिए घड़ी की तरफ नजर डाली हमने तो सखी सहेली कार्यक्रम में समय हो गया एक ब्रेक का। तो ले ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं। बिल्कुल हाजिर हैं अपने मुद्दे लेकर। और आज एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और युवाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश को आगे बढ़ाने की, परिवार को साथ में लेके चलने की, समाज को आगे बढ़ाने की। तो इसका जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य, वो ये है कि इसमें जो युवाओं की भूमिका होती है, उनका क्या योगदान है, उसे पहचाना जाए और अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं युवा तो उन्हें सराहा जाए और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। बिल्कुल। और इस दिन को मनाने के इतिहास की अगर हम बात करें तो 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। इसकी सफलता को देखते हुए 1995 में संयुक्त राष्ट्र ने युवाओं के लिए विश्व कार्यक्रम की शुरुआत की थी। बिल्कुल। बाद में 1998 में पुर्तगाल में आयोजित विश्व युवा सम्मेलन में युवाओं के विकास और सहभागिता के महत्व पर जोर दिया गया और उसके अगले वर्ष यानी कि 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 अगस्त को युवा दिवस के रूप में घोषित किया और पहली बार 12 अगस्त सन 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। इसके अलावा युवा दिवस के जरिए युवाओं की आवाज, कार्यों और उनके सार्थक पहल को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का मौका मिलता है। साथ ही युवाओं के विकास के लिए अवसरों को बढ़ावा देने का एक
महत्वपूर्ण अवसर होता है ये दिवस। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और किसी भी राष्ट्र का निर्माण और विकास उस देश के युवाओं के योगदान पर निर्भर करता है। ऐसे में युवाओं का विकास और उनके जीवन से जुड़ी समस्याओं को समझना बड़ा जरूरी है। युवाओं की समस्याओं के बारे में जानकर उनका समाधान निकाला जाना चाहिए ताकि वो समाज के लिए आवाज उठा सके, समाज के लिए कुछ बेहतर कर सके। बिल्कुल। और अगर युवा वर्ग की अगर बात करें तो उन्हें चाहिए कि वे अध्ययनशील हों, संयमी हों, अनुशासन में रहे। इन गुणों को अपनाकर वे अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं और उन्हें अपने समय और अपनी क्षमताओं का सदुपयोग करना चाहिए। प्रत्येक युवा को पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए, नहीं तो बाद में उनका करियर ठीक से नहीं बन पाता तो मुश्किलें ज्यादा आती हैं। ये भी कहा भी जाता है कि ये जो युवाओं का समय है ये तो गोल्डन लाइफ तो कहा ही जाता है, लेकिन साथ साथ तपस्या का समय भी कहा जाता है कि अगर आप इस समय तपस्या कर लेंगे तो आगे का जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। लेकिन अभी इस समय युवावस्था में अगर आपने आराम कर लिया, ऐशो आराम के साथ जीवन बिताया, तो आगे चलकर बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। कहते हैं कि काम के समय अगर आराम किया तो आराम के समय काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मनोरंजन, मस्ती और ऐश के लिए पूरे जीवन में भरपूर अवसर मिलते हैं, इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी हम युवा हैं तो सब पूरे हर बात का आनंद अभी लें। इसलिए जिस काम को जिस समय किया जाना है वो उस समय करना जरूरी है। जैसे पढ़ाई का जो समय है वो दोबारा कभी नहीं आता है, तो उसी समय करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और आज इस बात की जरूरत महसूस हो रही है कि बच्चों में अच्छे संस्कार हों, उन्हें उचित शिक्षा मिले और उन्हें नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रखा जाए। साथ ही उनमें जो आलस्य की भावना होती है वो दूर की जाए। और आलस्य की बातें कहाँ से आती हैं? वो लगातार मोबाइल, सोशल नेटवर्किंग के जरिए। तो जरा उससे दूर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि अपने आप ऊर्जावान बने रहेंगे। बिल्कुल। और वैसे भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, यानी हमारे देश में अथाह श्रम शक्ति उपलब्ध है। तो आज आवश्यकता है उस शक्ति का उपयोग कर देश की उन्नति में भागीदार बनने की। और युवा अगर गुण विहीन होंगे या फिर ये भी कह सकते हैं कि दुर्गुणों से युक्त होंगे तो न वे खुद का भला कर सकते हैं, न समाज का और न ही देश का। तो देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए युवा वर्ग को मेधावी, श्रमशील, देशभक्त और समाज सेवा की भावना से उत्प्रेरित होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सही बात है। और युवा वर्ग में ही वो क्षमता होती है, वो तेजी से हो रहे परिवर्तनों को समझ पाते हैं और उसे अपना सकते हैं। नई खोज, नई तकनीक को वो अपना सकते हैं और बड़ी जल्दी वो तकनीक को समझ लेते हैं, अपनी कार्यशैली को बदल सकते हैं। युवा वर्ग ही विश्व स्तर की प्रतिस्पर्धा को सही तरीके से चुनौती ले सकते हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है युवाओं की। हाँ, और ये जो टेक्नोलॉजी को अपनाने की बात है ना, ये तो सही बात है कि जो युवा वर्ग होता है बहुत जल्दी अपनाता है, तो उन्हें तो अपनाना ही है। लेकिन आपकी जो पिछली पीढ़ी है उनको उस चीज को अपनाने में थोड़ा सा समय लगता है, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं ना, उन्हें बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि भाई इस तरह से इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए तो आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हम ये समझ सकते हैं कि इस समय गाना सुनवाना बहुत जरूरी है। युवावस्था में, युवावस्था पर हमारे श्रोताओं ने कुछ टिप्पणी लिख भेजी है। आज चूंकि खास तौर से ये दिवस हम मना रहे हैं तो इसलिए हमारे श्रोता भी इस मामले में काफी सजग हैं कि उनकी क्या सोच है वो बता रहे हैं, साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि युवावस्था जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से विकसित होता है। इस दौरान बच्चों में कई तरह की जिम्मेदारियां भी आती हैं जो उन्हें एक जिम्मेदार और सक्षम नागरिक बनाने में मदद करती हैं। और आज एक विशेष जानकारी भी हम देने वाले हैं। बिल्कुल, जंतर मंतर जयपुर के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो बताते हैं कि जंतर मंतर जो है वो 19 खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे जयपुर के संस्थापक राजा सवाई जयसिंह ने बनवाया था। ये स्मारक 1734 में बनकर तैयार हुआ था। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप गड़ी है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। और ये स्थल जयपुर के सिटी पैलेस और हवा महल के पास है। ये उपकरण कोरी आंखों से खगोलीय स्थिति का अवलोकन करने के लिए जाना जाता है। ये स्मारक 19वीं शताब्दी में
क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका बाद में जीर्णोद्धार किया गया और इसे नए तरीके से बनाने की कोशिश की गई। बिल्कुल। जंतर मंतर का शाब्दिक अर्थ है गणना करने वाला उपकरण। इसमें 3 मुख्य खगोलीय निर्देशांक प्रणालियां हैं और समय मापने, ग्रहणों की भविष्यवाणी करने, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करते समय प्रमुख तारों की स्थिति का पता लगाने, ग्रहों की अवनति का पता लगाने और आकाशीय ऊंचाइयों व संबंधित पंचांगों का निर्धारण करने के लिए 19 उपकरण इसके अंदर मौजूद हैं। और 19 उपकरण के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। पहला है चक्र यंत्र, जिसमें कि 4 अर्धवृत्ताकार चाप है, जिस पर एक सूखती छाया डालती है, जिससे दिन में 4 निर्दिष्ट समय पर सूर्य का झुकाव दिखाई देता है। हाँ, और दूसरा है दक्षिण भित्ति यंत्र, जो आकाशीय पिंडों की मध्याह्न रेखा, ऊंचाई और शीर्ष बिंदु दूरी मापता है। तीसरा है दिगंश यंत्र, जो 2 संकेंद्रित बाहरी वृत्तों के मध्य में स्थित एक स्तंभ, जिसका उपयोग सूर्य के दिगंश को मापने और सूर्योदय और सूर्यास्त के पूर्वानुमान के समय की गणना करने के लिए किया जाता है। और चौथा है दिशा यंत्र, जिसे दिशा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और 5वां है ध्रुव दर्शक पट्टिका, जिससे अन्य खगोलीय पिंडों के सापेक्ष ध्रुव तारे का स्थान ज्ञान करने और इसका भी अवलोकन किया जाता है। और छठा जो यंत्र है वो है जय प्रकाश यंत्र। ये 2 अर्धगोलाकार कटोरे पर आधारित सूर्य घड़ियां हैं, जिन पर संगमरमर के स्लैब अंकित हैं, जो आकाश की उल्टी छवियों को दर्शाते हैं तथा ऊंचाई, दिगंश, घंटे के कोण और अवनति को मापते हैं। और 7वां है कपाली यंत्र, 8वां है कनाली यंत्र, 9वां है क्रांति वृत्त यंत्र, जो आकाशीय पिंडों के देशांतर और अक्षांश को मापते हैं। और 10वां है लघु सम्राट यंत्र, जो छोटी धूप घड़ी है पर इसकी सटीकता कुछ कम है। हाँ। मतलब उतना सटीक जानकारी ये नहीं दे पाती, थोड़ी कम है। तो अभी 11 से लेकर 19 तक अभी और बाकी है, लेकिन हम एक गाना सुन लें, उसके बाद बाकी बात करें। वरना घिर जाएगी। जंतर मंतर के बारे में कुछ और जानकारी देना अभी बाकी है, लेकिन अभी समय हो गया है एक अंतरा। तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं मंजू जी, और हम खगोलीय उपकरण जंतर मंतर के बारे में बता रहे थे, जो जयपुर में है। और हम कहाँ पहुंचे थे, जो जानकारी दे रहे थे, 11वें नंबर पर हम आ गए थे कि 11वें नंबर पर है मिश्र यंत्र। ये 5 विभिन्न यंत्रों का संकलन है। और 12वां है नाड़ी वलय यंत्र। इस यंत्र के विभिन्न मुखों पर 2 सूर्य घड़ियां हैं। दोनों मुख उत्तर और दक्षिण गोलार्ध का प्रतिनिधित्व करते हैं और 1 मिनट से भी कम की ये सटीकता माप पाते हैं। बिल्कुल। और 13वां है पल्लव यंत्र और 14वां है राम यंत्र। ये सूर्य की ऊंचाई और दिगंश ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त एक सीधी खड़ी इमारत है। 15वां है राशि वलय यंत्र, जो तारों, ग्रहों और सभी 12 नक्षत्र प्रणालियों के निर्देशांकों को मापते हैं। और इसके बाद 16वां है षष्ठांश यंत्र। इस यंत्र में एक अंधेरे कक्ष के भीतर मध्याह्न तल में 60 डिग्री का चाप बना होता है। दोपहर के समय सूर्य का पिन होल प्रतिबिंब नीचे एक पैमाने पर पड़ता है, जिससे प्रेक्षक सूर्य की शीर्ष दूरी, अवनति और व्यास माप सकते हैं। और 17वां है उन्नतांश यंत्र। ये यंत्र रेखाओं द्वारा 4 खंडों में विभाजित एक धातु की अंगूठी है, जिसके बीच में एक छेद होता है। यंत्र की स्थिति और अभिविन्यास खगोलीय पिंडों की ऊंचाई मापने के लिए है। 18वां है वृहत सम्राट यंत्र, जो विश्व की सबसे बड़ी सुंडियल धूप घड़ी है, जो सूर्य के प्रकाश से पड़ने वाली छाया का उपयोग करके 2 सेकंड के अंतराल में समय मापती है। और 19वां है यंत्र राज यंत्र। ये एक कांस्य एस्ट्रोलैब है, जो दुनिया के सबसे बड़े यंत्रों में से एक है, जिसका उपयोग वर्ष में केवल एक बार किया जाता है। ये हिंदू कैलेंडर की गणना करता है। जंतर मंतर लगभग 18,700 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसके निर्माण में स्थानीय पत्थर हैं, संगमरमर, कांस्य की गोलियां हैं, ईंट हैं और भी कई चीजों का इस्तेमाल किया गया है। जंतर मंतर वेधशाला में जटिल उपकरण शामिल हैं, जिनकी स्थापना और आकृतियां वैज्ञानिक रूप से डिजाइन की गई हैं, जो मध्यकालीन भारतीय खगोल विज्ञान के गौरवशाली अतीत को दर्शाती हैं। यदि आप उन लोगों में से है जो आकाश में नजर डालकर कई प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक छोटे से तारे को देखना पसंद करते हैं, तो मध्यकालीन खगोल विज्ञान के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो जयपुर का ये जो जंतर
जंतर मंतर है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। आप घूम भी सकते हैं और बहुत सारी जानकारियां भी यहाँ पर ले सकते हैं। और जब आप इसे देखेंगे तो इतने वर्षों पहले इसे किस तरह से बनाया होगा, ये सोच करके आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं। तो जब भी कभी घूमने जाएं तो देखने जरूर जाएं। मंजू जी, देखिए आज युवा दिवस है और इस विषय पर हमने बात की। हमारे एक श्रोता ने एक टिप्पणी भेजी है, वो हम श्रोताओं तक पहुंचा दे रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि इस साल इस दिन की थीम है प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाते युवा। वर्तमान में सब कुछ डिजिटल हो चुका है और आने वाला समय इससे भी ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला होगा। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि अब कौन सी नई तकनीक आ जाएगी कुछ पता नहीं है। युवा शब्द को उल्टा अगर पढ़ा जाए तो वायु शब्द बनता है। वायु मतलब हवा और हवा को उल्टा पढ़ा जाए तो वाह शब्द बनता है। आज इस टेक्नोलॉजी के युग में युवाओं में इतना टैलेंट भरा पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ उसे ये कहते हुए उठो जागो, अपने ध्येय प्राप्त करके लगे रहो, बाहर निकालने की जरूरत है। फिर देखिए ये हवा देश भर के युवाओं में जब चलेगी, उसके बाद जो परिणाम आपको दिखाई देगा तब आप भी वाह वाह बोल उठेंगे सभी मित्रों के साथ। और ये भी आगे कुछ प्रोग्राम्स के बारे में भी लिखा है। तो ये सच में सटीक बात लिखी है कि युवाओं में ऊर्जा भरी पड़ी है, उनको सिर्फ मोटिवेट करने की जरूरत है, उन्हें एहसास दिलाने की जरूरत है कि आपके भीतर कितनी सारी प्रतिभा है और कितनी सारी ऊर्जा है। युवा होते बच्चे और उनकी जिम्मेदारियां, ये जो विषय हमारा है, तो हम केवल बच्चों की जिम्मेदारियों की बात नहीं कर रहे हैं। अभिभावक की क्या जिम्मेदारी है, शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है, समाज की क्या जिम्मेदारी है, ये भी इस विषय के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। तो अगर आपके घर में भी कोई बच्चा है जो अब बस युवावस्था की तरफ बढ़ रहा है, स्कूल वगैरह खत्म करके वो कॉलेज में आ रहा है, तो माता पिता को बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, उस समय कौन सी सीख देना चाहिए, कौन सी कहानियां ऐसी सुनाए। ऐसे देशभक्त बहुत सारे वीर हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ऐसे युवा हुए हैं जिन्होंने कई सारी खोजें की हैं। क्या इस तरह की कहानियां, इस तरह की बातें हम उनको बताते हैं ताकि वो प्रेरित हों कि हाँ, हमें भी ऐसा ही कुछ कर दिखाना है। बिल्कुल। पाठ्यक्रम के अलावा, पढ़ाई के अलावा, स्कूल जाने के, स्कूल भेजने के अलावा ये सब जानकारी देना बहुत जरूरी है। चौतरफा ज्ञान जिसे कहते हैं। हम सबको अपना बचपन अगर खंगाले याद करें तो यही याद आता है कि सुबह उठते से ही जो माँ की शिक्षा होती थी वो अलग तरह की होती थी। वो नैतिक शिक्षा होती थी, उसमें देश दुनिया की जानकारियां हुआ करती थी, इतिहास की बातें होती थी। और घर में माँ, दादी, चाची ये लोग मुहावरों में, लोकोक्तियों में बातें करती थी और हर बात पे एक न एक प्रसंग जुड़ा होता था कि उस समय फलाने क्रांतिकारी ने ये किया, देश के लिए उन क्रांतिवीर ने ये किया। तो क्रांतिवीरों के नाम ऐसे याद हो जाते थे। और वही बातें अगर हम किताब रख दें और बच्चों से कहें कि ये पढ़ो, ये रट्टा मारो, तो वो रट भी लेंगे तो थोड़े दिन में भूल जाएंगे। तो इसलिए जो उनके स्कूल के पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अलावा बहुत सारी जानकारी होती है जो माँ पिता मौखिक रूप से दे सकते हैं। तो ये जरूरी है कि सिर्फ पढ़ाई में आपको इतने नंबर लाने हैं, 95%, 99% का जमाना है, आपको इतने नंबर में पास होना है, ये करना है, वो करना। इस तरह करते रहने से बच्चे तो ऊब जाते हैं और बच्चे जब युवा होते हैं तो युवा वर्ग ये ऐसा है कि वो सुनना ही बंद कर देता है। अब तो ईयरफोन आ गया है, ईयरफोन कान में लगा लिया, आराम से घर वालों की बातें सुनना बंद। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करवाना चाहती हूँ ममता जी, कि जब बच्चे जब युवावस्था की तरफ बढ़ते हैं, शारीरिक तौर पर भी बहुत परिवर्तन आते हैं, मानसिक तौर पर भी बहुत परिवर्तन आते हैं और बहुत सारी उनके सामने समस्याएं भी होती है। माता पिता को चाहिए कि बच्चों के साथ एक दोस्ताना व्यवहार बने, एक दोस्ताना संबंध हो, ताकि उनके साथ अगर कोई समस्या आ रही है तो वो अपने माता पिता से खुलकर उस बारे में बात कर सके और अपनी समस्या को दूर कर सके। कई घरों में हमने देखा है कि बच्चे जो है माता पिता से इतने ज्यादा डरते हैं कि उन्हें बहुत समस्या है या किसी बात पर उन्हें सहायता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, किसी की राय की बहुत जरूरत है, लेकिन वो माता पिता के डर की वजह से उन्हें बोल ही नहीं पाते हैं। तो माता पिता की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें ताकि वो बच्चे आने वाली समस्या को अपने माता
पिता को खुलकर बता सके। और वो जमाना नहीं रहा कि पिता घर में आए और डर के मारे बच्चे इधर उधर कमरों में छुप जाएं या फिर सिर झुका के बात करें। वो जमाना अब नहीं है। जमाने के साथ बड़े और बुजुर्गों को भी बदलना होगा। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बातें हल्की फुल्की, युवा होते बच्चे और जिम्मेदारियां। भाई बच्चे जो युवा हो रहे हैं उनके उड़ान को देखते हुए निर्देशित करते रहना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अक्सर आज का युवा अपने सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए ऋण लेकर घृत पीते रहने के नशे में जी रहा है। ये शायद ये जो सूक्ति है उसका जिक्र कर रहे हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। मतलब है कि जब तक जिए सुखपूर्वक जिए और ऋण लेकर घी खाने की आदत हो। तो वैसी बात ये लिख रहे हैं युवाओं के लिए। बहुतेरी योजनाएं भी इस संदर्भ में समाज में प्रचलित हैं, लेकिन सुविधाएं पुरुषार्थ से प्राप्त करना अपेक्षित है, जिससे उनके पौरुष का सामाजिक प्रदर्शन स्वाभाविक रूप से हुआ करता है। इनका ये कहना है कि ज्यादातर युवा पीढ़ी ऐसा कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी ज्यादातर नहीं कर रही। जब आप शुरू से बच्चे को सुविधावादी सुखभोगी बना देंगे तो वैसा मुड़ जाएगा। आपको शुरू से ये एहसास दिलाना चाहिए कि सुख सुविधाएं घर में मौजूद है। जो लोग बहुत सुविधा संपन्न घर की बात यहाँ पर हो रही है, सुविधा संपन्न घर है तो भी बच्चों को जमीन से जोड़े रखें, जड़ों से जोड़े रखें। वो अगर बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप ले जाते हैं तो उन्हें बस से जाने की, लोकल ट्रेन से जाने की आदत भी डालें। और भारी भरकम बैग, ये नहीं कि साथ में कोई सहायक आया और गाड़ी तक बैग पहुंचा दिया, वो आराम से गाड़ी में बैठ जाए, वहां आदतें खराब होती हैं। आप शुरू से उनको संघर्ष की आदत डालें। युवाओं को थोड़ा सा काम करने की आदत भी डालना चाहिए ममता जी। हम ये देख रहे हैं कि बच्चों को, युवाओं को सब कुछ माता पिता बना बनाया हाथ में दे रहे हैं और इसकी वजह से उन्हें काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मोटापा आ रहा है और उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि इस काम को किस तरीके से करना है। इसमें माता पिता भी थोड़े जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वो बच्चों को करने ही नहीं देते हैं। कहते हैं कि अरे तुम करोगे तो ये काम को बिगाड़ दोगे। बाजार से अगर कुछ लाना है, सब्जी लाना है, सब्जी जैसे छोटी सी बात है ये, लेकिन जब लाने की बात आती है तो कहते हैं अरे नहीं आप मत लाइए, वो आपको पता नहीं कैसे लाना है, भाव ज्यादा होगा, चीज खराब आ जाएगी। और इस वजह से उन्हें उस काम का ज्ञान हो ही नहीं पाता है। तो माता पिता की भी ये जिम्मेदारी कि छोटी छोटी जिम्मेदारियां बच्चों को देते रहे, काम सौंपते रहे, ताकि उन्हें उस काम करने की आदत हो और उनके भी ज्ञान में वृद्धि हो। और गाने, बातचीत की बीच बीच में गाने भी हम प्रसारित करते रहें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मैसेज आया है। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि हमने तो जब से होश संभाला है बस विविध भारती का साथ रहा है और हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए कल्याणकारी होगा या नहीं, पर विविध भारती की वजह से मेरे जीवन में बहुत शांति बनी रही और सुमार्ग मिलता रहा। क्या बात है। बिल्कुल आप जान लीजिए विविध भारती का साथ बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और सबके लिए। एक और बात बताती हूँ। एक साथी लिख रहे हैं कि संघर्ष में ही जीवन की गति है। इस सूत्र को युवा पीढ़ी को समझने की आज की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। और जीवन की गति को समझने के लिए अपने भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानना बहुत जरूरी है। हाँ। एक श्रोता ने लिखा है कि युवा होते बच्चों में जिम्मेदारियों का एहसास कराना उनके विकास और भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार जिम्मेदारियां सौंपनी चाहिए, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सामाजिकता का विकास हो। बच्चों को गलतियां करने दें और उनसे सीखें। जब वे गलती करते हैं तो उन्हें डांटने की बजाय उन्हें समझाएं कि उन्होंने क्या गलत किया और अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। बच्चों को उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित करें और उनकी सराहना करें। बच्चों को कुछ निर्णय लेने की स्वतंत्रता दें। इससे उन्हें ये समझने में मदद मिलेगी कि उनके कार्यों के क्या परिणाम होते हैं। बड़ी सही और सटीक बात इन्होंने लिखी है, हमारी एक सखी हैं ये। मंजू जी, अक्सर हमने घरों में देखा है कि बच्चे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, माँ पिता सभी, दादी हैं घर में, तो बच्चों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं बनने देती हैं। वो जानबूझ के ऐसा नहीं करती हैं, बल्कि फिक्र के तहत कि बच्चे उठे हैं सोकर और उन्हें पूरी तरह अब उठो, नाश्ता करो, किताबें रखो, बैग तैयार करो, चलो लेट हो रहा है, वो घड़ी देखो इतना लेट हो गया, बस आ रही होगी। तो ये जो पीछे पड़ने वाली आदत है, धीरे धीरे बच्चों की ये लत लग जाती है कि माँ बोलेगी तो हमें तैयार होना है। बल्कि उन्हें उठा दें और समय बता दें कि इतना समय हो रहा है
और इतने समय पर आपको तैयार होके चले जाना है स्कूल बैग टांग के, और इस बीच आपको नाश्ता भी अपने आप करना है, जो भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज योगा वगैरह जो कुछ सिखाया वो भी करना, पानी की बोतल भी आपको ही भरनी है। तो इससे उनके अंदर जिम्मेदारी की भावना आती है, और ये माँ के लिए संभव नहीं हो पाता है क्योंकि उनकी चिंता बनी रहती है कि अभी लेट हो जाएगा, बच्चा भूखा न चला जाए। कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता है ना। तो चाहे बच्चे हों, युवा हों या कोई और हो, अगर आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं, बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं तो बहुत ज्यादा सुविधाएं देते हैं, और उसका परिणाम ठीक नहीं निकलता है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि बच्चे और जिम्मेदारियां, माँ बाप कि बच्चे जब एक उम्र में पहुंच जाए तो जिम्मेदारियां कहीं बढ़ जाती है। सबसे पहले तो आत्मनिर्भर होना सिखाएं। समय में कुछ बच्चे युवा हो गए लेकिन वह बचपन जिम्मेदारी नहीं डालते हैं, अभी भी वो छोटा है, इससे आप कि ही बच्चे को कल भविष्य में जाकर दिक्कत होगी। और बच्चों के साथ इस वक्त एक दोस्त बनकर रहें, उनकी हर सलाह को समझने की कोशिश करें, उनके सपनों को समझने की कोशिश करें, उनके बातों को समझने की कोशिश करें, और ये जिम्मेदारी बनती है माँ बाप की। इस तरह की बातें उन्होंने और भी लिखी है आगे। एक श्रोता ने बहुत बड़ी सी टिप्पणी लिखी है जिसका निचोड़ ये है कि जिम्मेदारियां माँ बाप की बच्चे जब एक उम्र में पहुंच जाए तो जिम्मेदारियां कहीं बढ़ जाती हैं। सबसे पहले तो बच्चों को आत्मनिर्भर होना सिखाएं। समय में कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, बच्चे युवा हो गए लेकिन ये बचपन की जिम्मेदारी नहीं डालते हैं कि अभी भी वो छोटा है। इससे आपके ही बच्चे को कल भविष्य में जाकर दिक्कत होगी। और बच्चों के साथ इस वक्त एक दोस्त बनकर रहें, उनकी हर सलाह को समझने की कोशिश करें, उनके सपनों को समझने की कोशिश करें। ये सही बात है कि अगर आप उन्हें जिम्मेदारी नहीं सिखाएंगे, आत्मनिर्भर होना, स्वावलंबी होना नहीं सिखाएंगे, तो एक समय जब कभी पढ़ाई के बाद या पढ़ाई के दौरान उन्हें कहीं शहर छोड़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, हॉस्टल में रहने की नौबत आती है या अलग घर लेकर, किराए का घर लेकर रहने की नौबत आती है, तो माता पिता कहाँ होते हैं? बच्चा अकेले संघर्ष कर रहा होता है तो उसे बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी है कि टेबल पर नाश्ता मिल जाएगा, टेबल पर खाना। उन्हें बाकायदा खाना बनाना भी सिखाएं, अपना नाश्ता तैयार करना सिखाएं। अभी कुछ उदाहरण मैंने ऐसे भी देखे हैं ममता जी कि बच्चे या तो पढ़ने के लिए या नौकरी के सिलसिले में विदेश गए हैं, जबकि यहाँ जब वो थे अपने माता पिता के साथ तो उन्हें एक ग्लास उठाने की भी आदत नहीं थी, लेकिन जब वो विदेश गए तो खुद से ही उन्हें खाना बनाना पड़ रहा है, उन्होंने सीख भी लिया है। तो अगर इस चीज को हम पहले से ही थोड़ा सिखा दें तो क्या बुराई है इसमें। वहां जाने के बाद पहले उन्हें शुरुआत में बहुत दिक्कत आती, बहुत परेशान हो जाते। कई बच्चे तो वापस आने के बारे में भी सोचने लग जाते हैं, कहते हैं कि नहीं वहां तो सारा काम हमें खुद हाथ से ही करना पड़ता है और साथ ही साथ हमें पढ़ाई भी करनी पड़ती है, तो इतना हम कैसे करेंगे। तो जब ये जिम्मेदारियां उन्हें बाद में लेनी ही है तो हम क्यों ना इन जिम्मेदारियों को पहले से ही उनके ऊपर थोड़ा सा डालें, उन्हें सिखाएं, ताकि जब वो कहीं बाहर जाए तो उन्हें ये परेशानियां ना आए। एक हमारे साथी ये भी और बातें लिख रहे हैं कि जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए युवाओं को विभिन्न कौशल सीखने और विकसित करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि समय प्रबंधन, समस्या समाधान और टीम वर्क। इसके अलावा जिम्मेदारियों को स्वीकार करने और उन्हें पूरा करने के लिए युवाओं में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है और जीवन के प्रति उत्साही रहते हैं। और इस तरीके से और भी उन्होंने बातें लिखी है कि युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए और खुद को उन्हें सक्षम महसूस करवाना चाहिए ताकि वो जीवन में आगे सफल हो सके। एक हमारी सखी हैं जो लिख रही हैं कि बच्चों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है, युवा होते बच्चों की जिम्मेदारी, युवा होते बच्चों के साथ साथ माता पिता की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें भावनात्मक रूप से उनके समर्थन और मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। इसलिए माता पिता को उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना भी चाहिए। ये बात हमारी एक सखी ने लिखी है। और भी हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये विषय एक तो चर्चा के लिए बहुत बढ़िया चुना है। जब बच्चा बचपन से निकलकर युवावस्था की दहलीज में कदम रखता है तो उसके शारीरिक और मानसिक विकास होते हैं और तरह तरह के परिवर्तन होते हैं। तो जो बच्चा 12 से 18 साल की आयु में होता है, माता पिता को उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनके साथ जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए और मनमानापन भी नहीं
नहीं करने देना चाहिए। स्थिति बड़ी विकट होती है। ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन ये जो दौर होता है युवावस्था और किशोरावस्था बच्चों के लिए बहुत नाजुक समय होता है। हाँ, उस समय माता पिता के लिए भी बहुत मुश्किल की घड़ी होती है, क्योंकि उन्हें भी नहीं समझ में आता कि हम करें क्या आखिर। इस मुश्किल घड़ी को थोड़ा आसान बना दे। वक्त नहीं कि कुछ बोलें, बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और मंजू द्विवेदी का नमस्कार।